हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपनी बैंकिंग फाउंडेशन की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में उसका पूरा सिलेबस बता दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी। और एक बात हमको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है हम लोगों को कि जो भी चीज़ें हम लोग इस फाउंडेशन वाली क्लासेस में करेंगे ना, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखा जाएगा कि सारे के सारे चीज़ें जो भी आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी वो बैंक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई जाएंगी। बैंक एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उतनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जितने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रहेगी उतना एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि टॉपिक्स बहुत ब्रॉड है, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे आपके सामने आने वाली हैं उतना डीप में हमको जाना नहीं है। ना तो हमको पीएचडी करनी है, ना तो हमको थीसिस करना है। पिछले 5-6 सालों से मैं बैंक एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। पीओ क्लर्क हो जाए, स्केल 2-3 हो जाए, जीबीओ हो जाए, जो भी है, तो उसमें जिस तरीके से बजट वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो उसी को ध्यान में रख के ये सारे कोर्स डिज़ाइन किया गया है। बजट की अगर हम लोग खास तौर से बात करें ना, तो पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ, लेकिन बजट से जो आमतौर पर पूछा जाता है वो बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि बजट के दौरान किस किस डिपार्टमेंट को कितना फंड जो है लोकेट किया गया, ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। कुछ एक क्वेश्चंस वहाँ से भी बन के आ जाते हैं जब हम लोग टाइप्स ऑफ बजट वगैरह की पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें बस इतनी ही यहाँ पे क्वेश्चंस मतलब आते हैं बैंक एग्ज़ाम में। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना, मैंने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्ज़ाम को करने के टारगेट करके सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें ज़रूरत होंगी उतनी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब रेगुलर बेसिस पर अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली क्लासेस करते हैं तो वहाँ पे कई बार एसेट आ जाता है, कई बार वहाँ पे लायबिलिटी आ जाता है, कई बार वहाँ पर फिजिकल डेफिसिट देखने को आता है। ठीक है, कई बार वहाँ पर बजटरी डेफिसिट सुनने को हमको मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको फिजिकल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है, बजटरी डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता होती है। ठीक है, तो वो टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये रिटन वाले एग्जाम में तो आपके काम में नहीं आएंगे, लेकिन इंटरव्यूज़ में ये काम में आएंगे। ठीक है, तो चीज़ें मैं टाइम टू टाइम पे आप लोगों को यहाँ पे बताता रहूँगा कि कहाँ पे आपको कितना फोकस करना है। मेरा मेन एजेंडा ये था कि बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे और बहुत ऊपर सतही ज्ञान भी नहीं लेंगे। बैंक एग्जाम को टारगेट करके जितनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। किस तरीके से बैंक एग्जाम में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। बजट से रिलेटेड कुछ एक स्टेटिक पॉइंट्स है वो भी मैं बताऊँगा। हालांकि जो स्टेटिक पॉइंट मैं भी बताऊँगा पिछले 5-6 सालों से तो पूछा नहीं गया, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। और बजट का पीडीएफ वगैरह भी मैंने मतलब अपलोड कर दिया है, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ऐप पर भी फ्री में अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने बजट का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में डाल दिया है इस साल का। वो जाकर आप लोग पढ़िएगा, वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएंगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा जरूरी भी होता है। ठीक है, आज हम लोग बजट स्टार्ट करेंगे। तो बजट के बारे में हम लोग जानते हैं कि होता क्या है बजट। ठीक है ना, बजट जो होता है वो अपने खर्चों का अपनी आय के हिसाब से प्लानिंग करना होता है। ठीक है, कई बार देखो हम लोग को होता है कि फ़ोन खरीदना है या बाइक खरीदना है, तो लोग बोलते हैं ना कि भाई बजट अलाउ नहीं कर रहा है। बजट नहीं अलाउ कर रहा है मतलब पैसे नहीं है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो बजट को अगर हम लोग परिभाषित करें तो अपने खर्चों का अपनी आय के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से प्लानिंग करना जो होता है वो बजट के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार सरकार भी अपनी खर्चों के प्लान करती हैं एक निश्चित समय के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। ठीक है, वो भी बजट के अंतर्गत आता है, वो सरकार का बजट होता है। हर साल 1 फरवरी को सरकार के द्वारा बजट जारी किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। ठीक है ना, तो वो अभी भी मतलब 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया गया। मैंने बताया उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सरकार अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो अनुमान होता है वो बजट में देती है। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो अनुमान होता है किसी भी सरकार का, उसे हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, सरकार की जो आय होती है, जो व्यय होती है, वो दोनों अनुमानित होती है, कुछ फिक्स नहीं होता है। हमको और आपको तो पता होता है कि हमारी कितनी सैलरी आने वाली है, लेकिन खर्चे हमें आपको भी नहीं पता होते हैं कि हमारे कितने खर्चे होंगे। कुछ एक खर्चे फिक्स होते हैं, कुछ एक खर्चे फिक्स होते हैं, जैसे कितनी ईएमआई जानी है, हाउस रेंट कितना है, खाना पीना कितना लग जाएगा। लेकिन कुछ एक ऐसे खर्चे होते हैं जो अनुमान उसका हम लोग नहीं लगा सकते हैं पहले से। इसी तरीके जो सरकार होती है उसका आय और व्यय दोनों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो होता है वो सरकार के बजट हर साल 1 फरवरी को आता है। सरकार की इनकम की अगर हम लोग बात करें तो सरकार को इनकम कहाँ से मिलती है? सरकार को इनकम लोन से मिलती है। ठीक है, चालान वगैरह जो काटते हैं वहाँ से सरकार को इनकम मिल जाती है। लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो वहाँ से मिल जाती है। टैक्सेस से तो मिलती ही मिलती है। इस तरीके से सरकार के इनकम होती है, सरकार का इनकम सोर्स ऑफ इनकम ही होता है। बजट में हम लोग और आगे बढ़ें इससे पहले हमको दो चीज़ समझना ज़रूरी है।
इसको अच्छे से आप लोग जान लो, ये आगे आने वाले टर्म क्लासेस में मैं बहुत बार इसको बोलूँगा, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। एसेट की बात कर रहा हूँ मैं, लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एसेट और लाइबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एसेट क्या होता है कि जो आपके पास है या नहीं है लेकिन आपका है, जो आपके पास है या फिर नहीं है लेकिन आपका है, वो आपका एसेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक बाइक खरीदा, आपने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने क्या किया, अपना खुद का फ़ोन खरीदा। आपका कोई दोस्त आया और बोला यार भाई बाइक मुझे दे दे, मुझे नोएडा तक घूमने जाना है। आपने क्या किया, ये बाइक जो है अपने फ्रेंड को दे दी। ये बाइक आपने अपने फ्रेंड को दे दी, नोएडा तक गया, घूम के आया। तो ये बाइक जो थी ये आपकी तो एसेट है, लेकिन आपके फ्रेंड के लिए ये लाइबिलिटी का काम करेगी। आपके फ्रेंड के लिए ये लाइबिलिटी का काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड के पास में तो है ये, लेकिन आपके फ्रेंड की नहीं है। नोएडा से आने के बाद में ये फ्रेंड जो है आपको ये बाइक लौटा देगा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से एसेट का मतलब जिसको आपने अपने पैसों से खरीदा है, जिस पे आपका पूरा का पूरा अधिकार है, वो आपका एसेट होता है। लाइबिलिटी की तरफ हम लोग आएँ तो लाइबिलिटी होती है जो आपके पास तो है लेकिन आपका नहीं है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो आपके पास में हैं लेकिन आपका नहीं है, एक ना एक दिन उसको आपको वापस कर देना है, वो क्या हो जाएगा, वो लाइबिलिटी हो जाएगा। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। हालांकि समझ तो हम लोग यहीं से सकते हैं कि जैसे बाइक आपका फ्रेंड लेके गया था, तो फ्रेंड के लिए वो बाइक लाइबिलिटी हो गई, आपके लिए वो एसेट हो गया, क्योंकि आपने खरीदा था, आपके पास में वापस आ जाएगी, फ्रेंड को वापस करना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल जो है ये कहता है, जैसे आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप्स देती है काम के हिसाब से, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी दे देती है। तो आप जब कंपनी में काम करते हैं तो लैपटॉप आपके पास में रहता है, आप घर आते हैं लैपटॉप लेके आते हैं, ऑफिस जाते हैं लैपटॉप लेके जाते हैं, परमानेंट आप उसमें काम वाम करते रहते हैं। लेकिन जो ये लैपटॉप है ये आपके लिए एसेट है। भाई लैपटॉप आपके पास में तो है लेकिन आपका थोड़ी है, ये तो कंपनी का है ना भाई। आप जब कंपनी चेंज करोगे तो ये लैपटॉप तो कंपनी को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये लैपटॉप जो है ये कंपनी को वापस करना पड़ेगा ना, तो कंपनी को जब आप वापस करेंगे तो ये लैपटॉप जो है ये आपके लिए तो लाइबिलिटी है, आपके लिए तो लाइबिलिटी है, लेकिन यही लैपटॉप आपके कंपनी के लिए एसेट है, क्योंकि कंपनी ने इसको अपने पैसों से खरीदा हुआ है, उसके पास ही रहेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से जो लोन होता है वो लाइबिलिटी में आता है। लोन जो होता है, भारत सरकार जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है तो भारत सरकार की लाइबिलिटी बन रही है ना। वर्ल्ड बैंक के तो लिए वो एसेट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने एसेट क्रिएट किया, ठीक है ना। लेकिन भारत सरकार के लिए तो लाइबिलिटी बन रही है ना। बॉन्ड की बात करेंगे तो लाइबिलिटी में आएगा ना, मॉर्गेज की बात करेंगे तो लाइबिलिटी में आएगा ना। तो इसी तरीके से ये एसेट और लाइबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। एसेट का मतलब जिसको आपने अपने पैसों से खरीदा है, खुद की आपकी चीज़ें हैं, वो आपके पास में भले वर्तमान में नहीं है, किसी और के पास में है, लेकिन है वो आपकी, मालिकाना हक आपके ही पास में है, तो वो जो है वो आपका एसेट में आएगा। लाइबिलिटी में वो आएगा जो आपके पास में भले है लेकिन आपका है नहीं, आपको एक न एक टाइम के बाद लौटाना पड़ेगा, वो आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अभी मैं कई बार एसेट और लाइबिलिटी का जिक्र करूंगा, तो आप लोग ध्यान, मतलब आप कोई कन्फ्यूजन इसमें एसेट और लाइबिलिटी में होना नहीं चाहिए, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी में अब आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि बजट जो हमारा होता है ये कैसे कंपोनेंट वगैरह इसके क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको और समझते हैं। बजट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बजट को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। बेसिकली बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिसिप्ट, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं प्राप्तियां, रिसिप्ट जो होता है प्राप्तियां। एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं व्यय, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं व्यय, ये हो जाएगा हमारा प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा व्यय। रिसिप्ट भी दो टाइप की होती है, रिसिप्ट भी दो टाइप की होती है। पहला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां। कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्तियां। ये हो जाएगा हमारा पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूंजीगत प्राप्तियां।
अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। कौन सा दो भाग है हमारा, ये जानो। इसको भी दो भाग में हम लोग बांटेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट को। तो ये हमारा होगा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना, समझते जाना आप लोग। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, हिंदी में बात करें तो टैक्स रेवेन्यू को बोलेंगे कर राजस्व, कर राजस्व। नॉन टैक्स रेवेन्यू को हम लोग जो बोलेंगे गैर कर राजस्व, ये हमारा हो जाएगा गैर कर राजस्व। अभी मैं चार्ट बना रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी बस केवल चार्ट देखो। टैक्स रेवेन्यू को भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एक हो जाएगा हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। ये दोनों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इतनी चीज़ें, ठीक है ना। तो एक बार चार्ट हम लोग फिर से देखते हैं, एक बार चार्ट हम लोग फिर से देखते हैं, फिर आपको मैं एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। बजट होता है हमारा, बजट के दो कंपोनेंट होते हैं हमारा, बजट के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को प्राप्तियाँ बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को खर्च बोलते हैं। रिसिप्ट भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को आगे पूरी क्लास में मैं आरआर बोलूँगा, कैपिटल रिसिप्ट को सीआर बोलूँगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो भागों में बढ़ती है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो भागों में बढ़ती है। एक होता है हमारा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू यानी कि कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब यानी कि गैर कर राजस्व। टैक्स रेवेन्यू भी हमारा दो पार्ट में बढ़ता है, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। ये फ्लो आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि एक ऐसा टैक्स जिसमें बियरर और डिपॉजिटर दोनों अलग अलग होते हैं, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये हो गई परिभाषा की बात। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ किया बियरर और डिपॉजिटर, ठीक है, समझना आप लोग। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें बियरर और डिपॉजिटर दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खाना वाना खाने गए कहीं पे, ठीक है, 1000 रुपये का आप लोगों ने खाना खा लिया। होटल वाले ने जब आपको बिल दिया तो उसने 10% की जीएसटी लगा के 100 रुपये और ऐड कर दिया और आपका जो बिल दिया 1100 रुपये का दे दिया, ठीक। 1100 रुपये का आपको बिल मिल गया। अब आपने क्या किया, 1100 रुपये का जो बिल है वो होटल वालों को पे कर दिया, होटल वालों को पे कर दिया आपने, ठीक है। अब होटल मालिक क्या करेगा, होटल मालिक ने हमसे 10% जीएसटी लिया है, होटल मालिक ने हमसे 10% का जीएसटी लिया है, ठीक है। और जो 10% का जीएसटी लिया हमसे, वो क्या करेगा, वो सरकार को दे देगा। मतलब कि 100 रुपये जो है सरकार को दे देगा, ठीक है। मतलब कि टैक्स बियर मैंने किया, डिपॉजिट होटल के ओनर ने किया। 100 रुपये का खाना खाया, 10% की जीएसटी यानी कि 100 रुपये की जीएसटी लग गई उस पर, 100 रुपये की जीएसटी लग गई। टोटल बिल आया हमारा 110 रुपये का। टोटल 110 रुपये पे 100 रुपये हमारा टैक्स लगा हुआ है। और ये जो टैक्स है, ये टैक्स तो बियर हमने किया है ना भाई, टैक्स तो हमने बियर किया, हमने अपनी जेब से दिया होटल मालिक को। और डिपॉजिट किसने किया, डिपॉजिट होटल के मालिक ने कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि बियरर और डिपॉजिटर ये दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसा जो टैक्स होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत हमारा जीएसटी आ जाता है। जैसे देखो इसमें जीएसटी लिया ना, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी आ जाएगा, वैट आ जाता है हमारा, कस्टम ड्यूटी वगैरह भी जो होती हैं वो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स में आती हैं, ठीक है ना। एक्साइज टैक्स जो होता है, एक्साइज टैक्स जो होता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की हम लोग बात करें तो बस डायरेक्ट टैक्स अब आपको समझना आसान हो गया। डायरेक्ट टैक्स होता है वो ऐसा टैक्स है जिसमें बियरर और डिपॉजिटर दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। आपकी मान लो कि बैंक में जॉब लगी है, अभी आप कहीं अच्छी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में किसी एनबीएफसी में कहीं पे आप लोग काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है और आपकी जो सैलरी पे टैक्स लग रहा है वो तो आप ही टैक्स दे रहे हो ना, डायरेक्टली आप ही तो टैक्स दे रहे हो। आईटीआर फाइल करते हो ना आप लोग, इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग फाइल करते हो ना। तो ये जो टैक्स होता है जो डायरेक्ट आपके ऊपर लग रहा है, जो डायरेक्ट आप बियर कर रहे हो, वो जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक।
या और इसको एलेबोरेट करें और आसान भाषा में समझें तो बर्डन ऑफ टैक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। अगर बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स का बोझ, टैक्स का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। लेकिन अगर बर्डन ऑफ टैक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट हो रहा है तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में देखो ना, टैक्स का जो बोझ था हमसे होटल मालिक पर आया था तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन जो हमको अपनी सैलरी पर हम लोग टैक्स देते हैं उसमें जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति पे तो जाता नहीं है। जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है हमारे ऊपर, खुद के ऊपर रहता है, तो हम लोग उसको देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत हमारा इनकम टैक्स आ जाता है, कॉरपोरेट टैक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कॉरपोरेट टैक्स आ जाते हैं, ये सब हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था ना। देखो, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स समझ लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट की हम लोग अगर बात करें तो जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी स्कूल के टाइम पे, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था उससे अगर इसको रिलेट करें और एक लाइन में इसको डिफाइन करना हो तो एक ऐसी रिसिप्ट जो कि ना तो लायबिलिटी क्रिएट करे ना तो एसेट रिड्यूस करे। ध्यान से सुनना, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है एक ऐसी रिसिप्ट जो कि लायबिलिटी क्रिएट ना करे, जो कि ना तो लायबिलिटी क्रिएट करे और ना ही एसेट को रिड्यूस करे। ये हो जाता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। और इनका जो नेचर होता है रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन रिडीमेबल होता है। मतलब कि सरकारें इसे ना तो रिफंड करती हैं ना तो इसे रिडीम करती हैं। मतलब कि सरकार को जो रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त होता है सरकार इसको वापस नहीं करेंगी। एक बार आपने जो टैक्स दे दिया, भाई ये रेवेन्यू रिसिप्ट का ही तो पार्ट था, भाई रेवेन्यू रिसिप्ट का ही तो पार्ट। हम देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है ना, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू को हम लोगों ने डायरेक्ट में बदला और इनडायरेक्ट में बदला। तो जो हम लोगों ने एक बार टैक्स दे दिया वो सरकार वापस थोड़ी करेंगी, वो सरकार वापस नहीं करेंगी, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। इसीलिए बोला गया कि जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है इसका जो नेचर होता है ये नॉन रिफंडेबल, मैं लिख दे रहा हूँ, नॉन रिफंडेबल और नॉन रिडीमेबल होता है, ठीक है ना। ये रिफंड वापस नहीं की जाती हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई, आपको ये रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आया होगा। और अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी समझ में आप लोगों को चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है ना, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जाएंगी। टैक्स रेवेन्यू को हम लोगों ने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया था, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। नॉन टैक्स रेवेन्यू हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हुआ था, नॉन टैक्स रेवेन्यू हम लोग पढ़ते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि टैक्स से जो रेवेन्यू नहीं आता है, ठीक है ना, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। और आसान भाषा में समझते हैं तो ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है ना, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है। पहली चीज़ तो ये जान लो, देखो जो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है। इससे भी सरकार को राजस्व मिलता है, ठीक है ना, इससे भी सरकार को राजस्व मिलता है। ये जो रिसिप्ट वाला हिसाब किताब है ना, जहाँ पर रिसिप्ट लिखा हुआ, यहाँ से क्या होता है कि सरकार को पैसे यहाँ से मिलते हैं, सरकार यहाँ से पैसे जनरेट करती है। एक्सपेंडिचर में हम लोग जब जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर वाली चीज़ें जब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये देखो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सरकार के खर्चे आएंगे। अभी हम लोग राजस्व, सरकार की प्राप्तियाँ पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सरकार की प्राप्तियाँ पढ़ रहे हैं कि सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लिया, टैक्स रेवेन्यू पढ़ लिया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, नॉन टैक्स रेवेन्यू अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट होती हैं। इससे भी सरकार को जो होता है वो राजस्व मिलता है, ठीक है ना। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मतलब कि इससे जो राजस्व मिलेगा वो टैक्स के माध्यम से तो नहीं मिलने वाला है। तो जब अगर टैक्स के माध्यम से नहीं मिलेगा तो सरकार को फिर पैसा कहाँ से आएगा? भाई टैक्स रेवेन्यू में तो सरकार को टैक्स से पैसा मिला, हम लोगों ने टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, तब सरकार को पैसा मिला। इनडायरेक्ट टैक्स की हम लोग बात करें तो जीएसटी दिया, वैट दिया, कस्टम ड्यूटी दिया, एक्साइज दिया, तब भी सरकार को पैसा मिला। तो ये तो हमारा टैक्स रेवेन्यू में आ गया।
ये सारी चीज़ें तो हमारी टैक्स रेवेन्यू में आ गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, टैक्स के माध्यम से तो सरकार को पैसा मिलेगा नहीं। तो जब टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार को किस तरीके से पैसा मिलेगा, इसके थ्रू ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, कई बार ट्रिपलिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर कई बार हम लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला लेते हैं। हम लोगों ने ट्रिपलिंग कर लिया, बिना हेलमेट के गाड़ी चला लिया, रेड लाइट जंप कर दिया, तो उस केस में सरकार क्या करती है, उस केस में हमारा चालान कट जाता है। चालान कट जाता है, कुछ पैसे हम लोग दे देते हैं, 1000 रुपये का चालान कट गया, 2000 रुपये का चालान कट गया, हेलमेट का अलग है, ओवर स्पीडिंग का अलग से है, रेड लाइट जंप करने का अलग है, उस कंडीशन में चालान हम लोग का कटता है। तो चालान से जो पैसा जाता है वो जाता सरकार को ही है, वो भी सरकार की प्राप्तियां हैं, सरकार की रिसिप्ट है, सरकार को के पास वो पैसा आ रहा है, लेकिन वो टैक्स रेवेन्यू नहीं है, टैक्स के थ्रू थोड़ी जा रहा है, चालान टैक्स में थोड़ी आएगा। ये हो गया सरकार। और आपको जो बताया गया था कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं इसका जो नेचर होता है नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन रिडीमेबल होता है। तो जो आपका चालान कट रहा है भाई, ये रिफंड थोड़ी होगा आपको, ना तो ये रिफंड होगा ना तो आपको रिडीम कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक चीज़ ये हो गई, नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये आता है। दूसरा जो आता है वो आता है इसमें ड्यूटी, दूसरा आता है ड्यूटी, ठीक है ना। हम लोग ड्यूटी पे करते हैं, कोई सामान वामान हमारा बाहर से कैसे कुछ भी आता होता है तो हम लोग उस पर ड्यूटी पे करते हैं। तो जो हम लोग ड्यूटी पे करते हैं वो रिफंड थोड़ी होता है, वो भी हमें रिफंड नहीं होता है, ठीक है ना, वो भी हमें नहीं होता है, रिफंड होता है। सरकार ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, सरकार को प्रॉफिट हो रहा है, सरकार को पैसा कहीं सरकार ने लगाया हुआ है और उस पर सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट है वो भी तो सरकार का वो इनकम है, सरकार की रिसिप्ट में आता है, सरकार की प्राप्तियां हैं भाई। जो इंटरेस्ट का पैसा सरकार को मिलेगा उसको रिफंड थोड़ी करेगा, ये भी नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिडीमेबल है, और ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आएगा। सरकार यहाँ से भी तो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सरकार ने कहीं पे इन्वेस्ट किया, कहीं पे सरकार ने पैसा लगाया, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कहीं किसी ने लोन दिया, किसी को लोन दिया सरकार ने, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सरकार वापस थोड़ी करेगी, वो तो सरकार के रिसिप्ट में आएगी। ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड की अगर हम लोग बात करें तो जो डिविडेंड होता है वो भी वो जो होता है, हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, डिविडेंड का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लाभांश। जो डिविडेंड होता है वो भी सरकार का भाई रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत उसमें आता है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में के अंतर्गत आता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत भी जो आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। मतलब कि जो डिविडेंड होता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आता है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, सरकार इसे भी वापस नहीं करती। लाभांश क्या होता है, जैसे कि आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शेयर वगैरह लेते हैं, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी आपको सब में बांट देती है, तो कुछ ना कुछ लाभांश आपको उसको मिलता है, वो होता है डिविडेंड। तो जो डिविडेंड का पैसा आ रहा है सरकार उसको थोड़ी वापस करेगी, उसको भी सरकार वापस नहीं करेगी, सरकार उसको भी वापस नहीं करेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, सरकार उसको भी नहीं वापस करेगी। तो ये जो चीज़ें हो जाएंगी ये आ जाएंगी हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक। तो हम लोगों ने नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कंप्लीट कर लिया, टैक्स रेवेन्यू भी कर लिया, डायरेक्ट टैक्स कर लिया, इनडायरेक्ट टैक्स कर लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट कर लिया। अब जो बात आती है, अब जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब कि पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार को पूंजीगत तरीके से कैसे प्राप्तियां होती हैं, कैसे उसको उसकी इनकम जनरेट होती है, कैसे वो पैसे कमाती है, कैसे उसके पास में पैसे आता है, ये जानो आसान भाषा में, ठीक है ना। बहुत टेक्निकली नहीं जाएंगे, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो ये तो रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि जहाँ डायरेक्टली पैसा मिल रहा है, सीधा सीधा जानो, राजस्व प्राप्तियाँ मतलब जहाँ डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, टैक्स के थ्रू मिल रहा है, ठीक है ना, नॉन टैक्स के थ्रू मिल रहा है, डिविडेंड के थ्रू मिल रहा है, ड्यूटी के थ्रू मिल रहा है, चालान के थ्रू मिल रहा है, ठीक है, जीएसटी के थ्रू मिल रहा है, वैट के थ्रू मिल रहा है, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट में आया। कैपिटल रिसिप्ट में जो भी बात होगी पूंजी की बात होगी, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तभी जाके कैपिटल बनेगा, तभी जाके पूंजी बनेगी, तभी जाके सरकार को और मतलब रेवेन्यू जो है वो रिसिप्ट होगा, रिसीव होगा। बस अंतर इतना है कि कैपिटल है, पूंजीगत तरीके से होगा। इसमें क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में लोन आता है, ठीक है ना, पहला। दूसरा जो आता है डिसइन्वेस्टमेंट आता है, दूसरा जो आता है डिसइन्वेस्टमेंट आता है। तीसरा जो आता है रिकवरी ऑफ लोन आता है। एक एक करके सब समझेंगे आप लोग, मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहो आप लोग, ठीक है ना। ये जो लोन होता है ना, ये लोन जो होता है इसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, आगे ये भी समझाऊंगा,
ठीक है ना। और ये जो दोनों आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, ये होते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, डेट का मतलब यहाँ पर ये आप लोग जान लो कि लायबिलिटी हो जाएगी। डेट का मतलब बेसिकली हो जाएगा लायबिलिटी, ठीक है ना। लोन को हम लोग बोलेंगे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, और ये डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन जो होगा वो नॉन डेट क्रिएटिंग होगा। और ये सब हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट की, ठीक है ना। पहला आएगा लोन, दूसरा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट, तीसरा आएगा रिकवरी ऑफ लोन। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे मैं कई बार बोलूँगा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान रखना किसको किसको क्या बोल रहा हूँ, समझना आप लोग इसको, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग समझना, और अभी मतलब बोला ना कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो लोन की बात हो गई, लोन समझाया गया आपको, डिसइन्वेस्टमेंट आएगा, रिकवरी ऑफ लोन आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट जो होती है इसका जो नेचर होता है, जो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये इसका जो नेचर होता है वो होता है रिफंडेबल, मतलब कि वापस किया जाएगा, और रिडीमेबल, ठीक है ना। पहले इसका परिभाषा समझते हैं, तब थोड़ा सा और आसानी से समझ में आएगा। कैपिटल रिसिप्ट को अगर हम लोग परिभाषित करें तो एक ऐसी रिसिप्ट जो कि लायबिलिटी क्रिएट करे या फिर एसेट को रिड्यूस करे, जो कि लायबिलिटी क्रिएट करे, एसेट को रिड्यूस करे। समझो आप लोग, कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट होती है जो कि लायबिलिटी क्रिएट करेगी, जो कि लायबिलिटी को क्रिएट करे या फिर एसेट को रिड्यूस करे। ये बात हो रही है कैपिटल रिसिप्ट की। और हम लोगों ने जब अभी रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, जब हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या बताया था, वहाँ पे ये बताया था, ये देखो आप लोग, कि ये जो होती हैं लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं और एसेट को भी रिड्यूस नहीं करती हैं, दोनों चीज़ें नहीं करती हैं। ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, ना ये एसेट को रिड्यूस करती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ऐसी रिसिप्ट होती है जो कि ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी, ना एसेट को रिड्यूस करेगी। ये बात हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट की, समझने की कोशिश करना आप लोग। कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी होती है जो कि लायबिलिटी क्रिएट करती है और एसेट को भी रिड्यूस करती है। एक ऐसी रिसिप्ट जो कि लायबिलिटी क्रिएट करे या फिर एसेट को रिड्यूस करे, एसेट को रिड्यूस करे, एसेट को रिड्यूस करे, ठीक है ना। या तो लायबिलिटी क्रिएट करे या तो एसेट को रिड्यूस करे। कैपिटल रिसिप्ट, फिर से सुनो, कैपिटल रिसिप्ट या तो एसेट को क्रिएट करे या तो लायबिलिटी को, या तो लायबिलिटी को क्रिएट करे, लायबिलिटी क्रिएट करे, एसेट को रिड्यूस करे, ठीक है ना। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो ये ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेगी ना एसेट रिड्यूस करेगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, इनका जो नेचर होता है रिफंडेबल और रिडीमेबल होता है, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट में ही हम लोग ये देखो क्या पढ़ रहे थे, अभी लोन पढ़ रहे थे। कैपिटल रिसिप्ट में ही हम लोग लोन के बारे में पढ़ रहे थे, ये रहा, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट में ही हम लोग लोन पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि सरकार ने पैसा उधार लिया। सरकार क्या करती है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले लेती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा उधार लेती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से ले लेती है, AIIB से ले लेती है, अभी KFW से भी ले रही है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है कि पैसा ले रही है ना भाई, पैसा ले रही है तो पैसा लौटाना पड़ेगा, सरकार को इस पैसे को लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का नेचर मैंने बताया ना कि रिफंडेबल है और रिडीमेबल है। कैपिटल रिसिप्ट का क्या मैंने आपको भी बताया हुआ था कि रिफंडेबल है, ये रिफंड करना पड़ेगा, रिडीमेबल है, रिफंड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक परिभाषा और दी थी कि जो लायबिलिटी क्रिएट करे, तो अगर लोन ले रही है, अगर लोन ये सरकार ले रही है, लोन अगर ले रही है वर्ल्ड बैंक से, तो भाई ये अगर लोन ले रही है तो लोन लौटाएगी ना, सरकार का थोड़ी हो गया। तो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है ना भाई, ये लायबिलिटी क्रिएट कर रही है ना, तो ये कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ये लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा, तो लोन हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट में ही आती है। डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है ये भी कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट जानने से पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, तब जाके हमको निवेश और उपनिवेश बेसिकली ये होता है, निवेश और विनिवेश होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले ये जानते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, ठीक है। मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये,
कोई नई कंपनी बन रही, कोई नई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीओसीज बन रही है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इसमें 80% पैसा लगा दिया, ठीक है ना, 80% पैसा लगा के एक पीएसयू का गठन हो गया। ये पीएसयू की जो शेयर होल्डिंग्स है, टोटल 100% की शेयर होल्डिंग्स है, ये समझो आप लोग, ठीक है ना। इस शेयर होल्डिंग्स में 80% जो पैसा लगा दिया सरकार ने लगाया, तो ये जो 80% पैसा लगा, ठीक है ना, 80% का जो ये पूंजी लगी ये सरकार की हो गई, ये सरकार की हो गई। अब पीएसयू प्रॉफिट में जाएगी, सरकार इससे प्रॉफिट लेगी, सरकार इससे मुनाफा कमाएगी, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो गया, ये चीज़ें हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि सरकार ने इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या फिर ये कहो कि एक और मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि कोई कंपनी का गठन हो रहा था XYZ, ठीक है ना, इसमें क्या किया कि SBI ने 80% की हिस्सेदारी के साथ में इसको मतलब इसमें लगाया। SBI ने XYZ कंपनी में 80% की हिस्सेदारी खरीदी, मतलब 80% की हिस्सेदारी के साथ में इस कंपनी का गठन हुआ। 4-5 साल कंपनी चली, कंपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट में चल रही थी, ठीक है ना। उसके बाद SBI ने क्या डिसाइड किया कि जो ये SBI ने इस XYZ कंपनी में 80% की पूंजी लगाई हुई थी, इसमें से 10% की पूंजी बेच देगी, यानी कि बची कितनी पूंजी, 70% की। तो ये जो 10% का पूंजी बेचा गया, ये SBI का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मतलब कि विनिवेश हो जाएगा, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश हो जाएगा, ठीक है। निवेश था 80% का, निवेश था 80% का, विनिवेश हो गया 10% का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो जो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब ये जो होता है ये भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, ठीक है ना। सरकारें जब किसी पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेचती हैं तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट में हम लोग बोलते हैं ना। और जो हम लोगों ने कैपिटल रिसिप्ट की परिभाषा अभी पढ़ी हुई थी, ऐसी रिसिप्ट जो कि लायबिलिटी क्रिएट करे या फिर एसेट को रिड्यूस करे। अभी बताया था ना आप लोगों को, क्या बताया था कि लायबिलिटी क्रिएट करे या फिर एसेट को रिड्यूस करे, ये बताया है ना आपको। तो यहाँ पर देखो, लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट हुई लेकिन एसेट रिड्यूस हुआ ना। 80% पहले इसका एसेट था भाई, 10% का एसेट रिड्यूस कर दिया, 70% पे आ गया, तो ये जो है कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। ये होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से जो आपको ये मैंने बताया था, रिकवरी ऑफ लोन भी आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि डिसइन्वेस्टमेंट में रिकवरी ऑफ लोन भी आता है, ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट में रिकवरी ऑफ लोन भी आता है। तो जो रिकवरी ऑफ लोन होगा, इसमें ये भी जो होता है डिसइन्वेस्टमेंट में ही आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे इसमें कुछ डाउट होगा। एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जितनी चीज़ें बताता हुआ जा रहा हूँ बस इसको समझते हुए चलो, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन कुछ एक बन सकते हैं, और जहाँ पे बनेगा इंटरव्यू के क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बात हो रही है कि रिफंडेबल क्या होता है, रिडीमेबल क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है ना। कैपिटल रिसिप्ट के साथ साथ में हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैसे कैसे सरकार की अर्निंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हम लोग जो बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, ठीक है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू का देखो हम लोग ये बात नहीं कर रहे थे, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का यहाँ पे चालान पढ़ाया था, ड्यूटी बताया था, इंटरेस्ट बताया था, डिविडेंड बताया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर लो और समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट फीस जो होती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। यहाँ से भी सरकार पैसा कमाती है, यहाँ से भी सरकार को पैसा मिलता है। गवर्नमेंट फीस मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं ना, फीस उसकी कुछ ना कुछ लगती है। आप गन लाइसेंस लेने जाते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ फीस आपको देना होता है। फर्टिलाइजर की एजेंसी आपको लेनी है ना कुछ उसकी सरकारी फीस देनी होती है। आपको अपनी कंपनी खोलनी है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, GST रजिस्ट्रेशन कराना है, उसकी गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ फीस होती है, वो आपको लगेगा, ठीक है ना। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको कराना है अपनी ब्रांड का, उसका कुछ ना कुछ फीस होता है, वो लगेगा। तो सरकार यहाँ से भी पैसा कमा रही है, तो ये सब नॉन टैक्स में रेवेन्यू में ही आएगा। चालान, ड्यूटी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, गवर्नमेंट फीस, ये भी आ जाएगा। इसके साथ साथ जो होता है ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। ग्रांट जो होता है ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी आएगा। ग्रांट मतलब कि पहली चीज़ तो अनुदान का मतलब कि अब आपको वापस नहीं करना, नॉन रिफंडेबल है ये, और रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रहा है तो फिर नॉन रिफंडेबल है, ठीक है ना। ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रहा है तो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको बताया गया था, नॉन रिफंडेबल है ये। अनुदान मतलब क्या होता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह अनुदान देती हैं भारत सरकार, क्योंकि भाई आपको जैसे पोलियो उन्मूलन हो रहा था, तो पोलियो उन्मूलन के लिए जब भारत में पोलियो के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
काफ़ी सारे पैसे दिए गए थे अनुदान के रूप में कि भाई आप ये पैसे लो, वैक्सीन वगैरह बनाओ और भारत देश से पोलियो को मुक्त करो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 1,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार की मदद कर दी, अनुदान दे दिया, ग्रांट दे दिया। तो मतलब ये जो अनुदान मिल गया अभी वापस नहीं करना है, तो ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिडीमेबल है, ये रिफंड नहीं करना है, अनुदान हो गया, सरकार यहाँ से भी पैसा कमाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं। ठीक, चीज़ें में हम लोगों ने लगभग एक पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट किया। एक पूरा का पूरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, रिसिप्ट कंप्लीट कर लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लगभग कवर कर लिया हुआ है। इससे ज़्यादा अभी इसमें कुछ बच नहीं रहा है। कैपिटल रिसिप्ट की क्या नेचर होता है, रिफंडेबल, नॉन रिडीमेबल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, और अगर अब हम लोग बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो एक्सपेंडिचर पर अगर हम लोग आएँ, हमने पहले पढ़ा हुआ था रिसिप्ट पढ़ा हुआ था, फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, हम लोगों ने रिसिप्ट पढ़ा हुआ था और फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक्सपेंडिचर, ये रहा। ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर पढ़ा हुआ था। अब इस एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ठीक है, बजट था अपना, इस बजट को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में बांटा हुआ था। एक हमारा था रिसिप्ट, जिसको हम लोग प्राप्तियां बोल रहे थे। ठीक है ना, इसके अंतर्गत भी कई सारी चीज़ें आई थी, नॉन टैक्स, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, व्यय, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, ये जानते हैं। तो जो ये एक्सपेंडिचर है ना, इसको भी दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, RE बोलेंगे इसको, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग CE बोलेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अभी बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की कि क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा कोई व्यय या फिर ऐसा कोई खर्चा जो आपकी एसेट क्रिएट कर रहा है और लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। ध्यान रखना, एसेट को क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। ध्यान रखना आप लोग, ऐसा कोई व्यय, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो खर्चा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, ऐसा कोई खर्चा, ऐसा कोई व्यय जो आपका एसेट क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। समझो आप लोग, सरकार ने कोई रोड बनवाई है तो सरकार का पैसा खर्चा हुआ ना, लेकिन एसेट तो क्रिएट हो गया। भाई सरकार का पैसा खर्च हुआ रोड बनवाने के लिए, ये बात सही है, लेकिन सरकार का एसेट तो बना, रोड बन गई, एक एसेट आई ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना आप लोग, एसेट क्रिएट हो गया। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये एसेट क्रिएट हुआ है ये नॉन फिनेंशियल एसेट है। ये भाई रोड जो होती है ये फिनेंशियल एसेट थोड़ी है, ये नॉन फिनेंशियल एसेट है, ये नॉन फिनेंशियल एसेट है, ये नॉन फिनेंशियल एसेट होती है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यय, ऐसा कोई खर्चा जो एसेट क्रिएट करे और लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी रिड्यूस करे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, सरकार ने रोड बनवाई, सरकार का पैसा खर्च हुआ, लेकिन एसेट क्रिएट हुई, एसेट बना। ठीक है, सरकार ने लोन दिया, सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, कमाकर वो दे रहा है, तो भी एसेट क्रिएट हुआ ना, तो भी एसेट क्रिएट हुआ कि नहीं। सरकार ने भाई मान लो कि कोई लोन दे दिया, भाई लोन देगी तो फ्री में नहीं देगी ना, कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट मिला ना उसको, तो जब उसको इंटरेस्ट मिला तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। और ये जो लोन मिल रहा है ये फिनेंशियल एसेट की कैटेगरी में आएगा, ये फिनेंशियल एसेट की कैटेगरी में आएगा, ये आएगा फिनेंशियल एसेट की कैटेगरी में। ठीक है ना, जो रोड बनी हुई थी ये नॉन फिनेंशियल एसेट था, जो लोन पे इंटरेस्ट से कमाई हुई, ठीक है ना, इंटरेस्ट मतलब आया, वो हमारा फिनेंशियल एसेट के रूप में आएगा। लोन दिया हुआ है, सरकार ने लोन दिया है, खर्चा किया, लोन दिया मतलब खर्चा किया, ठीक है ना, खर्चा किया है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है उसका क्या मतलब होता है, ऐसा कोई खर्चा जो तो एसेट क्रिएट करे या फिर लायबिलिटी रिड्यूस करे।
ठीक है ना। तो यहाँ से पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, सरकार कमा के मिल रही है, एसेट क्रिएट हो रही है ना भाई। इंटरेस्ट का जो पैसा आ रहा है वो एसेट ही है ना। तो फिनेंशियल एसेट है। एसेट की दो टाइप हो गई, नॉन फिनेंशियल एसेट और फिनेंशियल एसेट। रोड जो था वो नॉन फिनेंशियल एसेट में था, लेकिन जो लोन से इंटरेस्ट से पैसा आया वो फिनेंशियल एसेट में हो गया। तो ये बात हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ये बात हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ तक आ गई होंगी। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ये बात हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हम लोग और जाने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे क्या होता है कि सरकार होती है वो किसी भी लैंड का एक्विजिशन कर रही है, सरकार किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, तो वो सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है ना। सरकार कोई बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर अधिग्रहण कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, तो वो सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है ना। मशीनरी इक्विपमेंट खरीद रही है किसी पीएसयूज वगैरह को चलाने के लिए, वो एक्सपेंडिचर में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है ना। सरकार शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लोन एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, सरकार लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन और एडवांसेस के रूप में स्टेट को पैसे दे रही है, यूनियन टेरिटरीज को पैसे दे रही है, पीएसयूज को पैसे दे रही है, अदर दूसरी पार्टीज को पैसे दे रही है। तो ये जो है पूंजीगत व्यय के रूप में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय, ये जो आएगा पूंजीगत व्यय के रूप में आएगा। ठीक है ना। ये बात हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो एसेट क्रिएट ही नहीं करती। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है ये एसेट भाई क्रिएट ही नहीं करती। क्या होती है इसको भी समझते हैं। ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज अदर देन क्रिएशन ऑफ द फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी, हिंदी में समझते हैं। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो पूंजीगत तरीके से वे होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जहाँ पे पैसे के रूप में चीज़ें खर्च होती हैं, मतलब कि एसेट नहीं क्रिएट हो, पैसा खर्चा होगा भैया आपका, एसेट क्रिएट नहीं होगी, ये जान लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाएगा, आसान भाषा में समझ लो, बोलचाल की भाषा में, बहुत पढ़े लिखो वाली भाषा में नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत डीप में जाना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो होता है राजस्व व्यय, पहले तो ये जानो राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है राजस्व व्यय। इसमें होगा क्या भैया, आपका पैसा तो खर्चा होगा, सरकार का तो पैसा खर्चा होगा, लेकिन कोई भी एसेट भैया क्रिएट नहीं होगी, ये जान लो, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगी। क्या होता है ये एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, बैंक के हैं, बैंक का संचालन होता है, बैंक के संचालन, एक मैं बैंक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको रिलेट करना मैं भारत सरकार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट ले लो आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चलाने के लिए वहाँ पे कुछ खर्चे लगेंगे, ऑफिस का खर्चा लगेगा कुछ, अगर रेंटेड नहीं है, अगर खुद का ऑफिस है तब तो ठीक है, अगर रेंटेड है तो फिर ऑफिस का खर्चा लगेगा, बिजली का बिल लगेगा, पानी का खर्चा लगेगा, इंटरनेट के खर्चे लगेंगे, कस्टमर सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ खर्चा देना होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रही है, आपका खर्चा हो रहा है। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को चलाने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से कोई भी राज्य सरकार का ऑफिस जो है चलाने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। और भी दूसरी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट आ गया। सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, अब जो लोन लिया हुआ उसका ब्याज देगा ना भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 10% के इंटरेस्ट रेट पे, अब ये क्या करेगी, 10% का जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक को देगी ना, तो वर्ल्ड बैंक को देगी तो कहाँ पे यहाँ पे एसेट क्रिएट हो रही है, एसेट तो कोई नहीं क्रिएट हो रही है ना भैया, पैसा आपका खर्चा हो रहा है। जो पैसा खर्चा हो रहा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा ये। ठीक है ना। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ये चीज़ें हो जाती है। मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। किसी राज्य में मान लो आपदा आ गई, किसी राज्य में सुनामी आ गई, भी बंगाल में देखो, बंगाल की खाड़ी पे कई तरह तरह के तूफान आते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कोई ना कोई ना तूफान सुनामी आती ही रहती है। उस केस में क्या करते हैं कि कई बार सरकार जो होती है, जैसे केंद्र सरकार होती है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को या असम गवर्नमेंट को अनुदान देती थी कि भैया ये पैसा लो, आप अपना राहत कार्य करो। तो जो अनुदान हो जाएगा वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा, वो वापस नहीं मिलेगा वो। ठीक है ना। वो गया, वहाँ पे पैसा तो गया लेकिन एसेट कोई क्रिएट नहीं हुई। सरकारी ऑफिस चलाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, और आसान भाषा में अगर हम लोग समझें तो ऑपरेशनल कॉस्ट बोल दो यार, आप समझ में आ गया होगा।
जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती है। सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्रांट दिया जाता है, जो अनुदान दिया जाता है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। लोन पर सरकार जो ब्याज देती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। इन सब से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने रिसिप्ट पहले पढ़ लिया था, अभी एक्सपेंडिचर के भी जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है ना। एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बन गया होगा, एक मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे किस तरीके से। ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई हैं। एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में चालान क्या होता है, ड्यूटी टैक्स क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट फीस क्या होती है, सब पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है ना। इसके साथ साथ में हम लोगों ने कैपिटल रिसिप्ट के भी बारे में पढ़ा, लोन पढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा, रिकवरी ऑफ लोन पढ़ा। ठीक है ना, कौन सी रिफंडेबल उसका प्रकृति होती है, किसकी नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लग गया है। ठीक है ना। पहली क्लास है ये, आज इसको हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली क्लास जो हम लोग अपनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे। ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग अगली क्लास में टाइप्स ऑफ बजट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास जो रहने वाली है टाइप्स ऑफ बजट हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुछ एक फार्मूलाज मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, और उसी वाली क्लास में बजट से संबंधित जो स्टैटिक वाले कुछ एक पोर्शन बनते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। हालांकि वो जो स्टैटिक वाले चीज़ें बनेंगी वहाँ से क्वेश्चंस पिछले 4-5 सालों से पूछा नहीं गया है, लेकिन सेफर साइड हम लोग पढ़ लेंगे, इंटरव्यू वगैरह में कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है ना। अगली क्लास हमारी रहने वाली है टाइप्स ऑफ बजट की। हम लोग वहाँ पर डेफिसिट बजट पढ़ेंगे, सरप्लस बजट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में बजटरी डेफिसिट क्या होता है ये जान लेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ये जान लेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ये पढ़ेंगे, सरप्लस बजट जो होता है वो डेवलपिंग कंट्री के द्वारा दिया जाता है कि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा दिया जाता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, और प्राइमरी बजट क्या होता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इनके क्या क्या फार्मूलेज होते हैं, फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्मूलों से क्वेश्चन जो है कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कुछ एक स्टैटिक वाला पार्ट भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी, और तब तक चीज़ें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आई हैं तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जितनी चीज़ें बताई हैं बस इतना ही समझो, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ से क्वेश्चन वगैरह बनेंगे वो मैंने बताया ही था आपसे, बजट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगली क्लास में थोड़ा और डीप में मैं बता दूंगा कि बजट से कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। ठीक, तो फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।